Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and hope you all are learning well. आज का ये वीडियो हमारा किशोरावस्था पे दूसरा वीडियो होने वाला है। पहली क्लास हमारी हो चुकी थी। पहली क्लास में हमने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था किशोरावस्था का या एडोलसेंस का, समझा था उसके बारे में। आज की जो क्लास है वो दूसरी क्लास है किशोरावस्था पर। आज हम इसकी जो सारी मुख्य विशेषताएं हैं, इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एडोलसेंस के, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं वो विशेषताओं से ही बनते हैं। विशेषताओं को उठाकर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाकर पेश कर देता है और पूछ लेता है कि ये विशेषता किस अवस्था की है। ओके, तो विशेषताएं आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। डोंट वरी, हर चीज़ आपको याद हो जाएगी क्लास के एंड तक। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली बात मैं वही वापस दोहराऊंगी कि किशोर अवस्था में जो विकास होता है वो बहुत तेज़ गति से होता है, तीव्र गति से इसमें विकास होता है। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, हर तरीके के जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत तेज़ गति से होते हैं और विकास भी बहुत तेज़ गति से किशोरावस्था में होता है। इसीलिए इसको जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा गया है। किलपैट्रिक ने कहा है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, क्योंकि इसमें तेज़ गति से विकास होता है, परिवर्तन जल्दी जल्दी होते हैं इसमें, तो बालक जो है वो परेशान होता है, कठिन दौर से वो गुजर रहा होता है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। ओके, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली विशेषता है इसकी कि तेज़ गति से इसमें विकास होता है। बात करें अगर हम अगली विशेषता की, तो किशोर अवस्था में या एडोलसेंस में जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, वो वीर पूजा करता है, हीरो वर्शिप करता है। उसका कोई ना कोई आइडल होता है, चाहे वो कोई क्रिकेटर हो, चाहे वो एक्टर हो, किसी ना किसी को वो अपना लाइफ में आइडल बना के रखता है। इस उम्र में आपने देखा होगा कि एडोलसेंस के जो बच्चे होते हैं या किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो किसी ना किसी के तो फ़ैन होते हैं अपने लाइफ में। कोई ना कोई उनका आइडियल होता है जिसके जैसे वो बनना चाहते हैं। किसी का सचिन तेंदुलकर हो गया, किसी का शाहरुख खान हो गया, उसी की तरह वो ड्रेसअप करेंगे, उसी की तरह बिहेव करेंगे जैसे कि वो बिहेव करते हैं लाइफ में। वो आइडियल होता है उनका, तो हीरो वर्शिप होती है इसमें। उसके खिलाफ, उनके आइडियल के खिलाफ, उनके जिसके वो फ़ैन होते हैं उसके खिलाफ वो एक लफ्ज़ नहीं सुन सकते। अगर आप उनसे बोलोगे तो वो आपसे झगड़ा कर लेंगे उसी वक्त। ओके, तो इसमें हीरो वर्शिप देखने को मिलती है, वीर पूजा देखने को मिलती है। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो किशोर अवस्था में जो बालक होते हैं वो दीवा स्वप्न देखते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, यानी कि दिन में सपने देखते हैं वो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं कुछ टाइम बाद ऐसा बन जाऊंगा, मैं इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूंगा। उनके जो सपने होते हैं वो अपने ख़यालों में बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं और वो रियलिटी से काफ़ी दूर होते हैं उनके सपने। तो दीवा स्वप्न देखा करते हैं बच्चे इस उम्र में। कई सारे उनके सपने होते हैं, कई सारे उनके प्लान्स होते हैं। ओके, अगर हम बात करें सिगमंड फ्राइड की, तो सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि इस अवस्था तक आते आते जो काम भावना है या जो उसका लिबिडो है वो वापस से एक्टिव हो जाता है, वो वापस से प्रबल हो जाता है। जो कि बाल्यावस्था में निष्क्रिय था वो वापस से सक्रिय हो जाता है किशोर अवस्था तक आते आते। और इस अवस्था को सिगमंड फ्राइड ने अपनी जो थ्योरी है उसमें जेनिटल स्टेज कहा है। इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है कि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनमें विपरीत लिंग आकर्षण देखने को मिलता है, यानी कि लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होता है और लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं। ओके, वो दोस्ती भी इसी तरीके से बनाते हैं विषम लिंगी। पिछली अवस्था में हमने डिस्कस किया था कि बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वो समलिंगी ग्रुप बनाते हैं, जबकि किशोर अवस्था तक आते आते उनका इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। अब लड़के लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को दोस्त बनाना पसंद करती है। ओके, अगली विशेषता है कि इस अवस्था में विद्रोह की भावना देखने को मिलती है, यानी कि फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट उनमें होती है। उसके विचार ऐसे दिमाग में आ रहे होते हैं जो पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़, कभी कभी पूरे जो गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ होते हैं, उनके ख़िलाफ़ वो बातें करता है। अब इसका एक एग्जांपल मैं हमारी रिलेशन में एक बच्चे से देती हूँ। मेरे रिलेशन में एक बच्चा है जो कि एडोलसेंस पीरियड से गुज़र रहा है और उसकी जो सोच है, उसके दिमाग में इस तरीके के जो
विचार हैं वो आते रहते हैं, वो पूरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसके ख़िलाफ़ बात करता है। उसके हिसाब से ये पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो गलत है, इसको पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना चाहिए। इस तरीके के विचार किशोर अवस्था में बालकों में आते रहते हैं, जो कि बिल्कुल विद्रोही विचार होते हैं, बहुत बड़े लेवल के विचार होते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ, हम दुनिया बदल सकते हैं, ये सिस्टम हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके के विचार किशोरावस्था में या किशोरावस्था से गुज़र रहे बच्चों में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, अगर हम इसकी विशेषता देखें तो किशोरावस्था में है समायोजन की कमी होती है, स्थिरता की कमी होती है। जो बच्चा होता है वो समायोजन नहीं कर पाता, अपने आसपास की जो स्थिति है, अपने आसपास का जो वातावरण है उसमें समायोजित नहीं हो पाता। वो क्यों? इसके रीज़न्स है कि उसमें चेंजेस होते हैं बहुत सारे, उसमें फ़िज़िकली भी चेंजेस होते हैं, मेंटली भी चेंजेस होते हैं, कई तरीके के, हज़ार तरीके के उसमें विचार आ रहे होते हैं उसके दिमाग में, उसकी नई सोच बन रही होती है, और उसकी जो नई सोच है वो अपने घर वालों की पुरानी सोच से या अपने टीचर्स की पुरानी सोच से मिलती नहीं है, इसलिए वो समायोजन नहीं कर पाता। ओके, समायोजन की उसमें कमी होती है, स्थिरता की उसमें कमी देखी जाती है इस अवस्था में। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो किशोर अवस्था में जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसका किशोर पर अत्यधिक प्रभाव रहता है। किशोर अपने जो ग्रुप रहता है, जो दोस्तों का उसका ग्रुप रहता है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार को अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में अगर उसके फ्रेंड ने उससे कुछ कह दिया तो वो उसकी बात मान लेगा। तो बहुत ज़्यादा प्रभाव उसके ग्रुप का रहता है। इसीलिए कहते हैं कि इस अवस्था में, इस उम्र में जो संगत होती है, जो दोस्त होते हैं, वो बिल्कुल दिमाग से चुनने चाहिए, सही चुनने चाहिए, क्योंकि इस उम्र में दोस्त जहाँ ले जाते हैं बच्चा वहीं चला जाता है, उसी दिशा में चला जाता है। वो ये नहीं सोचता कि ये रास्ता सही है या गलत, वो ये सोचता है कि हाँ, बस हम सब दोस्त हैं और हम सब कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, वो वाली उसमें फीलिंग होती है। ओके, तो इस उम्र में या इस अवस्था में जो ग्रुप होता है, उसका जो फ्रेंड्स होते हैं, जो समूह होता है, उसका अत्यधिक प्रभाव किशोर पर रहता है। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो किशोर अवस्था में लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती है, यानी कि नेतृत्व की भावना का विकास होता है। बच्चा कई सारी ऐसी चीज़ों में पार्ट लेता है जहाँ पर उसको लीडरशिप करने का या लीड करने का मौका मिले, जैसे कि क्लास में मॉनिटर बन जाएगा या पूरा जो उसका स्कूल में ग्रुप है फ्रेंड्स का उसको लीड करेगा। तो लीडरशिप क्वालिटी इसमें डेवलप होती है बच्चे में। ओके, अगर हम जीन पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग बात करें तो उनका सिद्धांत कहता है कि इस उम्र तक आते आते, इस अवस्था तक आते आते बच्चे में अमूर्त चिंतन करने की योग्यता का विकास हो जाता है। अब उसका दिमाग इतना डेवलप हो चुका होता है कि वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। अब सारी अभिसारी परिकल्पनात्मक चिंतन, हर तरीके का चिंतन अब बच्चा करने लगता है। कहा भी जाता है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि बच्चे की बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था तक हो जाता है, तो इसका जवाब भी यही है कि किशोर अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। जितना भी विकास होना होता है वो किशोर अवस्था तक हो जाता है। ओके, तो इस अवस्था में अमूर्त चिंतन बालक में आता है, बिना देखे वस्तुओं को भी वो चिंतन कर लेता है, अब सारी अभिसारी चिंतन कर लेता है, परिकल्पनात्मक चिंतन कर लेता है, आगमनात्मक चिंतन कर लेता है। ओके, तो अधिकतम विकास उसकी बुद्धि का हो जाता है। एरिक एरिक्सन की अगर हम बात करें तो एरिक एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में इसको पहचान बनाम भूमिका भ्रांति कहा है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, क्योंकि ये वो उम्र है, ये वो आयु है जब बच्चा अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। ओके, उसको अपने करियर की फ़िक्र होती है और वो सोचता है कि बस मुझे आगे जाके क्या करना है, और वो उस काम में लग जाता है, अपने करियर को डेवलप करने में लग जाता है। अगर उस वक्त उसको सही सपोर्ट या सही गाइडेंस मिल जाती है तो वो अपनी पहचान बना भी लेता है, लेकिन अगर उसको सही गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। ओके, तो इस एज को या इस अवस्था को
एरिक एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में पहचान बनाम भूमिका भ्रांति की अवस्था कहा है। अगली अगर विशेषता की बात करूं तो इस अवस्था में स्वाभिमान की भावना का अत्यधिक विकास होता है। आत्मसम्मान पर ठेस बर्दाश्त नहीं कर सकते बच्चे। आपने देखा होगा कई बार इस उम्र के बच्चे, अगर आपने उनको उनके दोस्तों के सामने या कोई रिश्तेदार आया है उसके सामने अगर आपने इस उम्र के बच्चे को डांट दिया तो वो बहुत ज़्यादा, उसका ईगो हर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो अपने ईगो पे उस बात को ले लेता है। उसको लगता है कि हाँ, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। कई सारे केसेस आपने ऐसे सुने भी होंगे इस उम्र के बच्चों के कि माँ बाप से डांट की वजह से बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया। तो बहुत आत्मसम्मान की भावना बहुत अधिक होती है इस अवस्था में। छोटी छोटी बात को बच्चे अपने ईगो पे ले लेते हैं। ओके, उनको लगता है कि मेरी इज़्ज़त होनी चाहिए, इज़्ज़त से उनसे बात की जानी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें अगली विशेषता की तो एडोलसेंस में या किशोरावस्था में ईगोसेंट्रिज्म भी देखने को मिलता है, जिसको हम इमेजिनरी ऑडियंस के नाम से जानते हैं। अब ये ईगोसेंट्रिज्म वो वाला नहीं है जो हमने शेषावस्था में पढ़ा था। इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब समझिए, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वैसे एक बार और फिर समझा देती हूँ मैं। इस उम्र में बच्चे को लगता है कि सारी जो दुनिया है वो सिर्फ उसी को देख रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसके फेस पे एक पिंपल भी हो जाता है तो वो बाहर जाने में 100 बार सोचता है कि सब देखेंगे, मेरे फेस पे पिंपल हो गया, सब मुझे ही देख रहे हैं। बाहर अगर वो चला जाता है तो वो घबराया हुआ घूमता है। वो बार बार यही सोचता है कि हाँ, सब मुझे ही देख रहे हैं, मेरे फेस के पिंपल को ही देख रहे हैं, या मैं कैसा लग रहा हूँ, या मैं कैसी लग रही हूँ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। इसी तरीके के सवाल उसके दिमाग में आते हैं। उसको ऐसा ही लगता है कि सारी दुनिया उसी को देख रही है, या जितने भी लोग हैं वो सब उसी को देख रहे हैं। इमेजिनरी ऑडियंस उसके दिमाग में वो बना लेता है। अगली विशेषता की अगर मैं बात करूं तो ये अवस्था जो है ये अपराध की नाजुक अवस्था है। इस अवस्था में अगर सही गाइडेंस बच्चे को आप नहीं दोगे या सही तरीके के दोस्त उसके नहीं होंगे, वो सही संगत में नहीं उठता बैठता है, तो फिर चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि वो कोई ना कोई अपराध करेगा या वो बाल अपराधी बन जाएगा। ओके, आपराधिक कार्य वो कर सकता है और गलत रास्तों पर जाने की उसकी संभावनाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली अवस्था है ये। इस एज में, इस उम्र में सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चों पर देना चाहिए, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, ताकि बच्चे जो हैं वो कोई गलत रास्ता नहीं चुने, वो सही रास्ते पर चलें। अगली विशेषता की अगर मैं बात करूं तो इस अवस्था में कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं या भोजन विकृतियां हैं जो बच्चों में पाई जाती हैं, या ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो लड़कियों में पाई जाती हैं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा के बारे में। एनोरेक्सिया नर्वोसा वो है कि जिसमें जो लड़कियां होती हैं, ज़्यादातर की बात कहूँगी, आजकल वैसे लड़के भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं, वो खाने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम खा लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, इसलिए वो बहुत कम खाते हैं। जितने न्यूट्रिशन की उनको ज़रूरत होती है वो उतना भी नहीं खाते हैं। वो डरते हैं खाना खाने से कि कहीं हम मोटे ना हो जाएं। बुलिमिया नर्वोसा इसके थोड़ा अपोजिट है। बुलिमिया नर्वोसा में बच्चे खा तो लेते हैं, लेकिन फिर मोटापे के डर से उसको अलग अलग दवाइयाँ लेकर या तो पचाते हैं या फिर उगलने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं, किशोर किशोरी में पाए जाते हैं इस अवस्था में। अगली विशेषता या आखिरी विशेषता है कि इस अवस्था में, एडोलसेंस में, जो संवेग होते हैं किशोर के, वो बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि इस अवस्था में जो मुश्किल दिखने वाले काम है या असंभव, इम्पॉसिबल लगने वाले काम है, वो तक किशोर कर जाता है। अगर एक बार उसने ठान ली है कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो वो कर भी सकता है, क्योंकि इस उम्र में उसके जो इमोशन हैं, उसके जो संवेग हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि गोलमैन ने कहा है कि कामयाबी के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस ज़िम्मेदार होती है। तो आपके इमोशन अगर इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने मज़बूत हैं, इतने प्रबल हैं, तो आप असंभव लगने वाली चीज़ें भी उस इमोशन के दम पे कर सकते हैं। तो किशोरावस्था में ऐसा ही होता है। कई बार आपने देखा होगा कि इस उम्र के बच्चे ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो कि हमें असंभव लगते हैं सोचने में ही। ओके,
तो ये थी आज की क्लास, ये थी कुछ विशेषताएं किशोरावस्था की, सारी इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हर एक विशेषता से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्ज़ाम में। तो हर एक विशेषता को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं और आपको आगे बढ़ना है तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा और बहुत आसानी से आपको याद भी रह जाएगा। ओके, आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।